जी सर, करें स्टार्ट? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर जज़ाकल्लाह। स्क्रीन आ गई? जी सर, आ रही है। जी सर। अच्छा, तो जाने से पहले हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट करनी हो, सॉरी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला हमने जो बताया था वो था FV वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो हमने इसी फॉर्मूले से नीचे चले जाइए। जी जी, PV इज इक्वल टू FV डिवाइडेड बाय, या दो काम हो सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय ही कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस I रेज टू द पावर, सॉरी, रेज टू द पावर -n, यानी सेम ही वो रहेगा, साइड चेंज हो जाएंगी और n जो है वो माइनस हो जाएगा। माइनस बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ डिस्काउंटिंग करते हुए वापस आ रहे हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी पहले सेशन में जो हमने चीज डिस्कस की थी वो ये थी कि कंपाउंडिंग जो होती है, कंपाउंडिंग में बेसिकली इंटरेस्ट ही डिडक्ट हो रहा होता है, जबकि सॉरी डिस्काउंटिंग में इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा होता है, जबकि कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज अगर आप देख लें, तो जब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो n जो है वो हमारा प्लस में था, और जब डिस्काउंटिंग हो रही है तो फिर n जो है वो हमारा नेगेटिव में आ रहा है। क्लियर है जी? सर जी सर। अच्छा, तो जाने से पहले जो एक बात हमने और भी की थी वो हमारी बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो है वो उस पे था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ईयरली भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी सेमी एनुअली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, और डेली या कंटिन्यूसली भी हो सकती है। अब इन तमाम केसेस में जब कंपाउंडिंग जो है वो हमारी सेमी एनुअली हो रही हो, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग करते हुए हम लोग काम ये करेंगे कि एक मिनट जरा, अच्छा, हम करेंगे यूं कि, अच्छा सॉरी मैं जरा सबके माइक्स ऑफ कर रहा था। अच्छा, हम करेंगे यूं कि हम लोग जब भी अगर तो कंपाउंडिंग एनुअल चल रही है तो फिर तो यही हिसाब किताब रहेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली हो, सेमी एनुअली हो, तो I जो होगा दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2, और जो R होगा, R जो होगा दैट वुड बी, सॉरी N जो होगा दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, सपोज कि अगर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरे साल में, तो सेमी एनुअली का मतलब ये है कि 6 महीने के बाद पहले 6 महीनों में आप उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे,
नेक्स्ट 6 महीने में फिर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो 10% टोटल हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाफ हो जाएगा अगर आप पीरियड्स बढ़ा रहे हैं तो। और पहले आपको साल में एक दफा इंटरेस्ट मिल रहा था तो एन जो था वो 1 था। अब क्योंकि आपको साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा तो एन जो होगा वो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है हाँ भाई। जी। कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा नहीं है। म्यूट मैंने सबको किया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आपको अपने आप को खुद से अनम्यूट करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्वार्टरली के केस में क्वेश्चन जिसका भी हुआ वो फिर बीच में फिर जो है जैसे ही अगर वो कनेक्ट हो तो वो पूछ लें बेशक। अच्छा, क्वार्टरली के केस में क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो आप आय को ऑब्वियसली 4 से डिवाइड कर देंगे और एन जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आय 4 से डिवाइड क्यों हो रहा है? पूरे साल में 10% इंटरेस्ट पे करना है तो क्वार्टर में इसका मतलब है कि आप 2.5% पहले क्वार्टर में, 2.5% दूसरे क्वार्टर में, 5% हो गया, 2.5% तीसरे क्वार्टर में, 7.5% हो गया और 2.5% चौथे क्वार्टर में, मींस 4 क्वार्टर में 10%, जो कि पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता था। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही बनना चाहिए, उससे ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। और एनुअली में आप साल में एक दफा इंटरेस्ट पे कर रहे थे जबकि क्वार्टरली में आप साल में 4 दफा इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर है? इसी तरह जब बात मंथली हो तो मंथली के केस में जो आय होगा दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि अब आप हर महीने ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट होगा वो 1 महीने के बराबर होगा और जो n होगा दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि अब आप साल में एक दफा नहीं, आप साल में 12 दफा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप पे कर रहे हैं। इसीलिए हमने सेशन 1 में जो बात की थी कि जो टाइम हम नहीं लिख रहे थे बल्कि मैंने वहां पे लिखवाया था कि नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो आप लिखें। और नंबर ऑफ पीरियड्स मैंने कहा था कि अभी थोड़ी देर में हम फिर ये देखेंगे कि ये नंबर ऑफ पीरियड्स जो है ये बेसिकली हम क्यों लिख रहे हैं इसको। तो वो इस वजह से लिख रहे थे कि जब साल में फ्रीक्वेंसी आपकी एक दफा से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर आपकी जो नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो आपके चेंज हो जाया करते हैं। तो n नंबर ऑफ पीरियड्स को रिप्रेजेंट करता है, n सालों को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि एक साल में भी इंटरेस्ट पे करने की फ्रीक्वेंसी एक दफा से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है जी? 16 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर विजय इरफान है सर, वो पहले भी ट्राई कर रहे थे, अभी भी ट्राई कर रहे हैं, कि नेट का इशू है इस वजह से वो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे सर। उनको मैंने बताया कि वो ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको वो शेयर कर देंगे सर। सर मैं ऑनलाइन आ गया हूँ सर। आ गया सर? आप आया हूँ सर, मिल गया था। सर तैयबा भी पहले क्लास में थी, अब नहीं है वो, उसका भी नेट का इशू हो रहा है बार बार। अच्छा चलें, ये रिकॉर्डिंग इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि फिर ये है कि आपके साथ बाद में शेयर की जा सके। बस हालात कुछ ऐसे ही हैं तो मजबूरी है सबकी ही, आपकी भी, हमारी भी, यूनिवर्सिटी की भी। ऑनेस्टली हम भी ज़्यादा इतने खुश नहीं हैं इन सारी चीज़ों से, लेकिन इस वक्त का तकाजा है ही है कि काम किया ही है जाए। और दूसरा, अगर आपको बीच में भी कोई चीज़ जो हमने यहाँ पढ़ी है और आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसके अलावा भी अगर सेशन कोई और भी रखवाना चाहें तो आजकल तो क्योंकि जाना तो मैंने कहीं होता नहीं है
तो आई एम ऑलवेज एट होम। तो अगर आप व्हाट्सएप पे कोई अपनी चीज़ कोई कंफर्म करना चाहें, पूछना चाहें, या यहाँ पे कुछ सेशन रखवा के कुछ काम करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। डिसाइड करके टाइम मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अच्छा जी, तो अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया कि अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाए, वो सेमी एनुअली हो जाए, मींस साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप, तो आय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2। जितनी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से वो डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी डेली हो, तो डेली फ्रीक्वेंसी के केस में फिर हम क्या करेंगे? डेली फ्रीक्वेंसी के केस में डेली फ्रीक्वेंसी के केस में जो जो आय होगा, आय वुड बी डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स जो हैं वो अब 365 हैं एक साल में। और जो n होगा, n वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 365, क्योंकि अब आपके जो कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, कंपाउंडिंग पीरियड्स बेसिकली 365 हो चुके हैं। यहां तक कि कोई बात किसी को क्लियर ना हुई हो। सबको क्लियर है? सर एक चीज ये है कि अब जिस तरह सर क्वेश्चन था सर। जी जी। सर ये जिस तरह अभी सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली और डेली जिस तरह आप जा रहे हैं, तो इस तरह इंटरेस्ट कम नहीं होता जा रहा है या इंटरेस्ट ज्यादा होता जा रहा है सर? क्योंकि आप तो देखिए डिवाइड करते जा रहे हो उसको। देखिए टोटल इंटरेस्ट जो है ना वो तो 10% ही रहेगा। सेमी एनुअली है तो ठीक हो गया सर। हाँ, वो तो आपने सिर्फ उसको 5-5 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रहा तो वो 10% ही, या 2.5% के 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, रहा तो वो फिर भी 10% ही। तो वो ऑब्वियसली फॉर ईच क्वार्टर इट विल डिक्लाइन, लेकिन जितनी वो होगी क्या कहते हैं, दैट वुड बी कॉम्पनसेटेड बाय द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ पीरियड्स के इंक्रीज कर जाने की वजह से वो चीज कॉम्पनसेट हो जाती है। तो सर इसमें फायदा किसको है सर? जो ले रहे पैसे या जो दे रहे सर पैसे, उसको तो फायदा सर? जो पैसे दे जो पैसे ले रहा है फायदा उसको होता है। मसलन अभी हम क्वेश्चन भी एक करके देखेंगे कि अगर कंपाउंडिंग है तो कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती जाती है फाइनल रिजल्ट उतना चेंज होता जाता है। क्वेश्चन भी अभी सही हम एक सर। करेंगे, क्वेश्चन भी एक करेंगे तो उसमें ये चीज ज्यादा आपको क्लियरली शो हो जाएगी कि जैसे जैसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, हमने कंपाउंडिंग की के उसमें बात क्या की है कि वो भी हो रहा है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। तो सही अब सर। जब आपने 6 महीने का इंटरेस्ट पे किया तो प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट ठीक है उतना ही लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 6 महीनों के बाद प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है और उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग रहा है जो कि 6 महीने पहले पे किया गया था। तो अमाउंट जो होगी वो पहले की बनिस्बत बढ़ जाएगी। ज्यादा क्लियर होगा सही जब हम सर। इसका सवाल करेंगे और करके देख लेंगे बिल्कुल और ठीक वहां है पे सर। ये चीज विजिबली पता लग जाएगी कि फाइनल आंसर चेंज आ रहा है। सही हो गया सर। ठीक है जी। अच्छा, सर तो यहां से हम फिर ये अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर दूं। ये रब कर दूं। जी सर। जी सर। जी जी सर। सर। अब ये इन्होंने फार्मूलाज वगैरह बताए हुए हैं, फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं, फिर उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप इसको एक्सेल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आजकल वो, अगर आपके पास एंड्रॉयड है या अगर एंड्रॉयड नहीं भी है खैर,
तो आप ऐप स्टोर पे जाके और वहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। उधर आप ये सारी सिंपली फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू और नंबर ऑफ पीरियड्स और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह आप उसको बताएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी फाइनल अमाउंट फ्यूचर वैल्यू की या प्रेजेंट वैल्यू की क्या होगी। वो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ समझाया हुआ है कि जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ सकती है अगर स्प्रेडशीट ये मींस के MS एक्सेल यूज़ किया जाए तो फिर क्या आएगी, और अगर कैलकुलेटर यूज़ करें तो फिर क्या आएगी। बाकी प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देख लें, ये डिस्काउंटिंग इज द रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ज़रा फिलॉसफी में चले जाएं तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू थिंक कि अगर हम बहुत ज़्यादा फिलॉसफी में चले जाएं तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू थिंक कि हम इंटरेस्ट ही डिडक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट या समझने के लिए शुरू शुरू में हम ये कह सकते हैं, जैसे बुक वाला भी अभी कह रहा है कि अगर रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग है तो इसका मतलब है कि अगर कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है तो डिस्काउंटिंग में डेफिनेटली इंटरेस्ट माइनस हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो मैंने आपको लिखवाया भी कि इंटरेस्ट जो है वो माइनस हो रहा होगा। जब हम चैप्टर 7 में पहुंचेंगे जो कि बॉन्ड्स का चैप्टर है, या जब हम चैप्टर 9 में पहुंचते हैं या चैप्टर 10 में जब हम पहुंचेंगे तो तब हम फिर ज़रा इसकी डिस्काउंटिंग की फिलॉसफी को ज़रा थोड़ा सा रिविजिट करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, रिफाइनमेंट थोड़ी सी इसके अंदर लाएंगे। लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट ऐड करना कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट लेस करना डिस्काउंटिंग। ठीक है जी। तो ठीक है सर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट अगर फाइंड आउट करना हो तो उस केस में क्या होता है, या अगर नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हो तो फिर फॉर्मूला कैसे यूज करते होते हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सारी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी स्किप करते हुए हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आ जाते हैं, और प्रॉब्लम्स पहले थोड़ी सी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि ये जो चीज़ें हमने आज अभी तक सीखी हैं या जो हमने समझने की कोशिश की है वो चीज़ें ज़रा थोड़ी सी उनके ऊपर हमारी ग्रिप थोड़ी सी बेहतर हो जाए। अच्छा, तो पहले ही क्वेश्चन से हम स्टार्ट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्यूचर वैल्यू जो है, इफ यू डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक account that pays 10% interest annually, how much will be in your account after 5 years? आपने प्रेजेंट वैल्यू है, आपने आज 10,000 रुपए जो है वो जमा करवाए हैं। वी आर सॉल्विंग 5-1। अच्छा, तो पीवी जो है वो आपकी जो है वो 10,000 है, और इंटरेस्ट जो है वो आय जो है वो आपके पास है 10%, और एन जो है वो है 5 years। तो 5 years हैं तो इसका मतलब है कि 5 ही पीरियड्स होंगे। 5 पीरियड्स क्यों होंगे? क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है। ठीक है, ओके सर। कंपाउंडिंग ये अगर आप देख लें तो ये उन्होंने ये एनुअली लिखा हुआ है, जिससे हमें पता लग रहा है कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो एनुअली है। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मच विल बी इन योर अकाउंट आफ्टर 5 years। इसका मतलब है कि वो हमसे चाह रहे हैं कि हम इनको फ्यूचर वैल्यू जो है वो हम इनको कैलकुलेट करके दें। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो है वो, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि
जो सिंपल इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकली इट्स नो मोर इन यूज। तो जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही जो है वो यूज हो रहा होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, जिसमें प्रिंसिपल के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता होता है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है 1 + i रेज टू द पावर n। अब हम ये सारी चीजें जो है ये हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे, जो कि है 10,000 इंटू 1 + 0.1 और रेज टू द पावर 5। तो आंसर इसका क्या आ रहा है जी? कैलकुलेटर है किसी के पास? सर 16,105.1 आ रहा है। तो आफ्टर 5 years आपकी ये अमाउंट जो कि आपने 10,000 की डिपॉजिट की थी, 16,105 105.1 आ जाएगी। सर मेरे पास 10510 आ रहा है। 10510 हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू अगर 10,000 है तो ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट लगने के बाद तो ज्यादा आनी चाहिए। तो कुछ छोटी मोटी को गड़बड़ कर दी है, चेक करें क्या गड़बड़ की। सही है सर, हो गया। हो गया, चलो। जी सर। अजान हो रही है तो अजान का थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं।
अच्छा जी, 5-2 which is about the present value. What is the present value of a security that will pay 5,000 in 20 years if securities of equal risk pay 7% annually? अब इसमें जो पहली चीज है वो ये है कि प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है ऑफ अ सिक्योरिटी दैट विल पे 5,000 इन 20 years. तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू है 20 सालों के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 5,000 है, और जो आपके पास n जो है n इज 20 years, और नंबर ऑफ पीरियड्स भी जो होंगे वो भी 20 ही बन जाएंगे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही है। आय जो है वो 7% है, आय इज इंटरेस्ट रेट इज 7%, और हाँ जी फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास होता है सर प्रेजेंट वैल्यू मेरे ख्याल से सर कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉरी। तो पीवी इज इक्वल टू एफवी इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस n। अच्छा, तो हमारे पास एफवी कितनी है जी? एफवी है 5,000 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.07 और रेज टू द पावर -20। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1292 सर। 1292 डॉलर्स। अगर हम 1292 डॉलर्स किसी जगह पे डिपॉजिट करवा दें 20 साल के लिए, और उसके ऊपर 7% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहे, तो 20 सालों में जाके ये अमाउंट जो कि 5,000 जो कि 1292 थी, 20 सालों में ये अमाउंट जाके और 5,000 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी? जी सर। ये हमारे पास अब फिर हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं ये सेशन भी खत्म होने में। टाइम बहुत जल्दी एक तो भाग जाता है जी। अच्छा, फिर ये फाइंडिंग दी रिक्वायर्ड इंटरेस्ट रेट और जो रिमेनिंग है ये टाइम फॉर अ लमसम टू डबल हो रही है, वो ये भी हम जरा सवाल करेंगे, लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग जरा इनको थोड़ा सा स्किप करते हुए हम चल रहे हैं आगे। होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया था। जी सर। अच्छा, मैं इसको नोट कर दूं, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, तो हम जो है वो बात जरा थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। हम इस तरह कर लेते हैं कि 5-9 जो है वो हम कर लेते हैं सवाल सॉल्व, और देखते हैं कि वो कितनी अमाउंट कितनी आ रही है। बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। वो जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स
इंक्रीज होती हैं तो वैसे वैसे तो सपोज के जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू इज principal value is 5000 और जो इंटरेस्ट रेट है that is 10% और इसकी हमने फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अगर कंपाउंडिंग जो है वो एनुअली हो रही हो, सेमी एनुअली हो रही हो या क्वार्टरली या मंथली, तो हम फिर उसमें क्या करेंगे। तो अगर एनुअली हो रही हो तो एनुअली के केस में जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10% होगी। और इसमें सर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आएंगी सर? नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो चलें ठीक है, 1 plus 10% which is 0.1 और रेज टू द पावर 1 ही होगी क्योंकि एनुअली है। तो दैट वुड बी 5500। सर यही आंसर तो दूसरे फार्मूले के ऊपर भी आएगा फिर तो जी सर? एग्जैक्टली सेम आंसर तो जो दूसरा पिछला फार्मूला आपने लिखवाया था सर, F = P = 1 PRT वाला, सर उसी पे भी यही आंसर आ रहा है। हाँ जी, अभी फिलहाल तो ये इसी तरह ही आएगा क्योंकि ये पहला साल है। पहले साल में तो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो ऑब्वियसली आंसर सेम ही आना है क्योंकि पहले साल में तो सिर्फ प्रिंसिपल ही है जिसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है। सेकंड पीरियड में ऑब्वियसली क्योंकि इंटरेस्ट लग चुका है, अब 5500 का हमने वो लेना है 10%। तो दूसरे साल के एंड पे अगर आप वैल्यू देख रहे होंगे तो फिर उस फॉर्मूले का आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा, करके बेशक देख लीजिएगा। ठीक है, राइट, ठीक है सर। अच्छा जी, तो वरना ये आए कि पावर जो वो जो है ना, जो 1 + 1 रेज टू द पावर 2 करके और आंसर निकालें, और एक दफा जो है वो PRT से भी करके देख लें तो आंसर जो है वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, सर सेमी ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अभी? ये हम अपनी तरफ से एक सिर्फ एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि अगर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो फिर क्या होता। सर ये 5-2 हो गया? 5-2 हो गया था जी, वो तो मैंने रब भी कर दिया। सर सिग्नल इशू बना हुआ था तो बार बार बंद हो जाता है। ठीक है, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं भेज दूंगा। वो सिंपल सा फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। यस सर लिखा हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में फ्यूचर वैल्यू है 5000। सर फ्यूचर का लिखा हुआ है, प्रेजेंट का नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो ये मैं अभी आपके लिए, ये मैं लेफ्ट साइड पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। अब ऐसे ही बोल रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो फ्यूचर वैल्यू थी 5, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + I रेज टू द पावर n, सॉरी। अब हमारे पास जरा वैल्यूज ऑफ एस मुझे गाइड कीजिएगा। एक तो FV जो है वो मेरा ख्याल 5000 थी, मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0.07 है, 7% थी शायद, और माइनस जो है वो 20 है। तो ये जब हमने किया था तो जो PV हमारे पास आई थी वो हमारे पास 1292 आई थी। जी सर। सर 1292। हाँ जी, ठीक है वैस। यस सर ठीक है। हाँ, यस सर हो गया सॉल्व। हो गया, चलें जी। अब हम चलते हैं जरा
अच्छा ये सारे का सारा ही उड़ाएगा या सारे का सारा नहीं उड़ाएगा, चलें। एफवी हमारे पास थी 5000, सॉरी पीवी हमारे पास थी 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 रेज टू द पावर, हाँ ये 1.1 होगा या ये अब चेंज हो जाएगा? कंपाउंडिंग पीरियड्स चेंज होंगे सर। जी, वो मैंने क्या बताया था कि 0.1 जो आई होता है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, तो हाँ 0.1 जो होगा वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और n 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, i जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। सर ये सेमी एनुअली के केस में? ये सेमी एनुअली के केस में है जी। ठीक। इसका मतलब है कि ये 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 और रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? सर 27 55 1 2.5 नहीं समझ में आई मुझे। सर 55 1 2.5 55 1 2.5। यस सर। अब यहाँ देखें कि हमने जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था, टाइम 1 मिनट हमारे पास रह गया है, बल्कि 1 मिनट से भी कम रह गया, कि कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो देखें $12 का फर्क पड़ गया। तो ये तो अभी सिर्फ 5000 की अमाउंट थी तो $12 का फर्क पड़ गया। अगर अमाउंट ज्यादा होती तो फिर हमारे पास जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से फिर ये फर्क और भी ज्यादा हो जाता। तो जैसे जैसे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ेगी, क्वार्टरली में जाएंगे, जो कि अभी हम ब्रेक के बाद जाएंगे, तो क्वार्टरली में जाएंगे तो उसकी उसका आंसर कुछ और आएगा हमारे पास। मंथली में जाएंगे तो आंसर कुछ और आएगा, उसमें डेली में जाएंगे तो कुछ और आएगा। ब्रेक जो जितनी देर तक ये इसकी वो बनती है, वीडियो रिकॉर्ड होती है, तब तक आप इस तरह करें कि फारिग मत बैठिएगा, क्वार्टरली, मंथली